हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे आपको पता है यूपीपीसीएस 2024 के इंटरव्यूज़ आज स्टार्ट हो रहे हैं और साक्षात्कार में अच्छे मार्क्स पाना बहुत ज़रूरी है। जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो एक एक मार्क्स के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है और आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं दूसरे के कंपेयर में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज हम अपनी बात करेंगे कि आप कैसे इंटरव्यूज़ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साक्षात्कार में अच्छे मार्क्स लाना भी एक बहुत बड़ी कला है। कुछ चीज़ें हम तैयार कर लें तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने यूपीपीसीएस 2021 का साक्षात्कार दिया था और तब मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आप बोल सकते हो कि 100 में से 71 मार्क्स थे मेरे। लगभग 100 में से 71 मार्क्स, और जो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं इतने। ठीक है, तो इतने मार्क्स आप 70 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स है ना। तो एवरेज मार्क्स कितने रहते हैं? 60 या 62 के आसपास रहते हैं। तो आपको 70 प्लस मार्क्स कैसे आप ला सकते हो? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है हम उसको बताएंगे। जितना भी आप देखते हैं अलग अलग बहुत से चैनल पर आपने पॉडकास्ट देखे होंगे कि जब भी आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो क्या तैयारी करनी है, तो ये बहुत सी बातें रहती हैं। यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यूज़ होते हैं बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। लगभग मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट तक चला था और 30 मिनट कभी कभी 20 से 30 तक रहता है। मेरा थोड़ा जब ज़्यादा हो जाता है उनको मज़ा आने लगता है। आप जितने अच्छे से बात करेंगे उनको यदि मज़ा आने लगा तो ये 30-32 मिनट तक भी चला जाता है। उन्हें जब बोरिंग लगता है तो 20 मिनट में भी ओवर कर देते हैं, 15 से 20 मिनट में भी कभी कभी भेज देते हैं कि लगातार इंटरव्यूज़ लेते आ रहे हैं, शाम तक आते आते बहुत जल्दी एस्पिरेंट्स को भेज देते हैं। तो पहली बातें ये है कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं कुछ आपको स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं कि आप उसके थ्रू अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 70 प्लस ला सकते हैं। पहली बात यह है कि आपको अपने बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। मतलब अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने बारे में। अब कैसे आप करोगे, इसके लिए आज आपको बैठना है। जैसे आज लोग बहुत से इंटरव्यूज़ देने गए होंगे और ये लगभग 20 मार्च तक शायद चलेगा। लगभग आप समझ सकते हो कि 22 से 23 दिन लगातार चलेंगे और 2-3 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है कि 25 मार्च तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 2024 का जो एग्ज़ाम है। पहली बात तो ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स हमारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी साक्षात्कार देने जा रहे हैं प्रयागराज में, तो उनको करना क्या है कि आपने जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, उस जगह के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बोलोगे सर क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है, जैसे आपने कभी कभी हम जब इंटरव्यू देते हैं तो उसमें कभी कभी निकल जाता है खुद ही। वैसे वो नहीं पूछते हैं कहाँ से हो, वो नहीं पूछते, लेकिन कभी आपने बता दिया कि सर मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ या इस ज़िले से आता हूँ, तो आपको उस ज़िले का या उस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो होते हैं, हिस्टोरिकल क्या व्यूज, मतलब आप समझ सकते हो हर जगह का एक इतिहास होता है। जैसे मैं बात करूं, कोई पर्सन वाराणसी से है मान लेते हैं, तो वाराणसी के पास सारनाथ भी है, तो पूछा जा सकता है कि सारनाथ क्यों फेमस है। अब कोई पर्सन वहाँ से रिलेटेड है तो सारनाथ के बारे में बता सकता है कि भाई सारनाथ जगह है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे क्योंकि आपने जो इंटरव्यू है वो एक अलग डायरेक्शन में ले गए, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें। अब उनका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हो बताओ। तो आपको बोलने 1-2 मिनट मौका देंगे, आप जो आता हुआ बताओगे। फिर वो बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए बौद्ध धर्म ने गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर स्पीच दिया था। तो बोलोगे आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाए कि आप बताओ सारनाथ से हो और आपको ये नहीं पता कि भाई साहब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया था, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, तो सबसे पहले ज्ञान जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। यदि आपको पता भी है तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताओ कितने लोगों को ये ज्ञान दिया था। 2 थे, 3 थे, 4 थे? तो उनके जब आप देखोगे, पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो महात्मा बौद्ध जी ने 5 लोगों को ज्ञान दिया था। उनके जो 5 स्टार्टिंग के शिष्य थे उनको एक साथ ज्ञान दिया था। समझ गए? तभी तो धर्म चक्र प्रवर्तन माना जाता है कि एक जो व्हीकल होता है उसको, यही तो है। तो ये चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आप जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जिस जगह से हो उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को आपको कवर करना है, जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर। ऐसे ही आपको स्टार्टिंग करनी है। बिल्कुल 1 घंटा आपको इसमें देना है। जो लोग कल देने जा रहे हैं, आज तो चलो ठीक है हो गया होगा, अभी ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ है
तो मान लेते कि जिन्होंने आज दे दिया है उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो कल देने जा रहे हैं, परसों देने जा रहे हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं, पहले अपना जहाँ इनका जन्म हुआ है उसकी पूरी डिटेल कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है या पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि वहाँ के एमएलए कौन है, एमपी कौन है, तो ये जनरल बातें तो पता होना चाहिए। मान लो मैं एटा से हूँ, अब मुझसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताइए आपके जिले से एमपी कौन है, अब मुझको यही नहीं पता। मतलब आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, आपका हमेशा काम है पॉलिटिशियन से काम करवाना और पॉलिटिशियन का प्रेशर झेलना, तो आपको एमएलए एमपी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के तो पता होना चाहिए ना। तो ये जानकारी आप लिख सकते हैं। दूसरा, आपने जहां से स्कूलिंग की है तो स्कूलिंग के बारे में, जो स्कूल है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए कि जो स्कूल है उसका नाम क्यों रखा गया। मान लेते हैं कि मैंने नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, नवोदय विद्यालय एटा से, तो नवोदय विद्यालय एटा से किए तो नवोदय की स्थापना किसने की। अब आपको मुझे यही क्वेश्चन नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई साहब राजीव गांधी ने स्थापना की तो कब की, नवोदय एटा में स्टार्ट हुआ तो एटा में कब स्टार्ट हुआ था, ये तो पता होना चाहिए। आप देखो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बोला अच्छा आपने नवोदय से पढ़ाई की है, बोले हाँ सर मैंने नवोदय से पढ़ाई की है। तो आप बता सकते हैं कि नवोदय में जब आप एंट्री करते हैं तो क्या लिखा रहता है, तो हमने बोला कि सर लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। बोले अच्छा इसका क्या मीनिंग है, तो उसको समझा दिया। अब मुझे नहीं पता होता तो मेरे लिए कहने का मतलब है एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता कि इस पर्सन का जो ऑब्जर्वेशन है वो कीन ऑब्जर्वेशन नहीं है, चीजों को 7 साल तक वहां पर रहा नवोदय में और इसको गेट पर क्या लिखा है ये नहीं पता, समझ रहे हो। तो आप अपने स्कूल के बारे में पूरी डिटेल्स कलेक्ट कर लो, कोई पर्सन है, कोई पर्सनालिटी, महान पर्सनालिटी उससे कनेक्ट है तो उसके बारे में पूरा पढ़ के जाओ, समझो कोई इंटरेस्टिंग बात है उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही आपने जहां से ग्रेजुएशन किया है उस पर 1 घंटे बैठो, ग्रेजुएशन जहां से किया है तो वहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, जब उनको पता चला मैंने IIT BHU से पढ़ाई की है तो भाई क्वेश्चन उसी डायरेक्शन में आने लगे कि आपने IIT BHU से पढ़ाई की, ओ ग्रेट, तो क्यों आप इतने अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ाई की है तो सरकारी जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप तो प्राइवेट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, समस्या है। और दूसरा, आप फेक नहीं कर सकते क्योंकि फेक उनको समझ में आ जाता है। आपको लगता हो कि नहीं हम तो कॉन्फिडेंस से बोल देंगे, नहीं, जब आप बोलते हैं तो खुद जब भी कब झूठ बोलेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। आपके रीजंस इतने वैलिड होने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि सच में बोल रहा है। कि आप मान लेते हैं कि मैं IIT से पढ़ाई की है और मैं बहुत अच्छी मैं जॉब कर सकता हूं, आप सरकारी जॉब में क्यों SDM बनना चाहते हैं, तो उसके कुछ अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ऑनेस्ट से आंसर दिया था कि सर गांव में हैं, आप जानते हैं कि गांव में एक सरकारी जॉब का रुतबा होता है और SDM के पास पावर भी होती हैं। मैंने क्या किया, उस अपने गांव की स्टोरी को कनेक्ट कर दिया कि सर मैं गांव में देखता हूं ऐसे ऐसे गरीब लोग होते हैं कि उनको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो गांव के लोग भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे सर अब इसी स्टोरी के तहत मैंने अपनी स्टोरी बता दी थी कि सर मैं गाँव में पढ़ता था, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि नवोदय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा खाना मिलता है, तो मैंने सर नवोदय का फॉर्म भरा और मैं IIT तक पहुँच गया। तो इंस्पायरिंग लगा कि हाँ कि अच्छी बात है। तो आप चाहते हो कि आप SDM बन के जिस ज़िले में काम करेंगे वहाँ गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे, तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं जो सच में आपसे कनेक्शन आपका रियल कोई अच्छे से रीज़न है तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहले अपनी ग्रेजुएशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी और जो भी आप बोलोगे उसमें कोई भी फेकनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं सर हम कोई स्टोरी बना देंगे, ऐसा नहीं है। आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा क्योंकि आपके आई कांटेक्ट इधर उधर होने लगेंगे, आपके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो आपको पता नहीं चलेगा। आप कॉन्फिडेंस बोलोगे लेकिन वो समझ जाएंगे कि आपने झूठ बोल दिया। और जैसा ही ऐसा फील हुआ, आपको 70 प्लस जो मिल रहे थे वो तुरंत आप 65 पर आ जाओगे और भी मिस्टेक करोगे 60 के आसपास आ जाओगे। तो एवरेज उनका ऐसे ही रहता है। तो ग्रेजुएशन जहाँ से आपने की है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका संस्थान है, उसके बारे में अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि आप जिस राज्य के बारे में जा रहे हो, आप यूपी में अधिकारी बनने जा रहे हो तो यूपी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप बोलोगे सर यूपी की क्या नॉलेज होनी चाहिए, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, समझ गए। ऐसे से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते सिंपल, यूपी में कितने डिवीजन है, कि यूपी को कितने डिवीजन में बांटा गया है।
मतलब यूपी की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यूपी की ज्योग्राफी पता होना चाहिए, यूपी से कुछ सिंपल जो इशूज हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इशूज यही बन सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी क्यों डेवलप नहीं है, ईस्टर्न यूपी से क्वेश्चन बन सकते हैं, वेस्टर्न यूपी से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेस्टर्न यूपी क्यों डेवलप है। और आपको एसडीएम बना दिया जाए ईस्टर्न यूपी का, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने पहले ही से इनोवेटिव आइडिया कलेक्ट करके जाओ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बना दे। जैसे, और हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी वो किसी समस्या की बात करेंगे तो आपको ऐसा सजेशन देना है कि एक अधिकारी की तरह सजेशन देना है, और ऐसे सजेशंस देने हैं जो सच में रियल हैं और मतलब जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मुझसे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्या लगता है कि अभी भी भारत में बहुत गरीबी है। तो मैंने पॉजिटिव मतलब मिडिल पाथ का आंसर देता था मैंने सर कि भारत ने ग्रोथ भी बहुत अच्छी की है, सच है कि अभी गरीबी है, लेकिन मैं 1991 के डेटा से कंपेयर करता हूं कि जब 1991 से पहले भारत में जो गरीबी थी लगभग 46% थी, और अभी हम बात करते हैं तो ये गरीबी जो पॉवर्टी है लगभग 20% के या 22% के आसपास बची है। लगता है हमने 20% लगभग 26% गरीबी हटा दी है। बोले अच्छा, तो अभी भी, फिर उन्होंने पूछा कि अभी भी गांव में जो गरीबी है, मान लेते कि 20% है, तो उस गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है। अब आपको मौके मिल जाते हैं रियल एग्जांपल्स देने के। अब यदि आप गांव में रहे होंगे तो आप जो देखा है आप उनके सजेशन दो ना। मैंने तुरंत अपनी स्टोरी से कनेक्ट करता था, और इससे होता क्या है फायदा, मैं एक और चीज बताता हूं, एक पॉइंट अभी बताऊंगा आपको। तो मैंने तुरंत कनेक्ट कर दिया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं नवोदय में गया तो इसलिए गया कि जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। मुझे ऐसा लगता है कि गांव को डेवलप करना पड़ेगा तो गांव में इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो उनको सही जानकारी दे। जो गांव के बच्चे हैं उनको यह पता होना चाहिए कि नीट का फॉर्म कब भरा जाता है, आईआईटी का फॉर्म कब भरा जाता है, पुलिस की जॉब कब निकलती है, प्राइवेट जॉब्स कहां कहां मिल सकती हैं। यदि बच्चे को सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो गांव के बच्चों में बहुत डेडिकेशन होता है और गांव के बच्चे में बहुत जुनून होता है शहर के बच्चों के कंपेयर में। तो बोले अच्छी बात, तो आप एसडीएम बन जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे दिलाओगे। हमने बोला सर हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है, तो वहां पर कुछ डिजिटल सिस्टम लगाया जाए कि कोई बच्चा वहां से निकले तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले। बोले ये तो अच्छा आइडिया है, कि इसके लिए पैसा लगेगा। नहीं सर, इतना तो सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बोले ओके। फिर उन्होंने बोला कि आप भारत में पढ़े लिखे लोगों में स्किल नहीं है, इसको कैसे सही करोगे। तो मैंने तुरंत बोला कि सर एक रिपोर्ट, और देखो रिपोर्ट डेटा कुछ याद करके जाओ, हेल्थ में कुछ डेटा याद करके जाओ, समझ गए, ऐसी एजुकेशन में कुछ डेटा याद करके जाओ। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया है, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आया, आपको याद करके जाना है, उन डेटा को रिप्रेजेंट करना है। इससे क्या होगा, आप एक सीरियस अधिकारी लगेंगे कि नहीं भाई इसको उत्तर प्रदेश की जीडीपी पता है, उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट क्या है, उत्तर प्रदेश में बजट का कितना परसेंटेज एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में स्किल समस्या बहुत बड़ी है, कि कौशल विकास नहीं हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है। तो बोले आप क्या सजेशन करेंगे कि आपको एसडीएम बना दिया जाए, तो किसी ब्लॉक को आप देखेंगे, आप क्या करोगे। तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि सर मैंने आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई की, तो मैं अपने जब गांव में आसपास जाता था कि जो कॉन्फिडेंस मैंने अचीव किया था वो कॉन्फिडेंस गांव के बच्चों को भी मिल जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। बोले कैसे मिलेगा। यानी सर कुछ क्षेत्र में आसपास आपको 5-6 किलोमीटर के आसपास आपको आईटीआईज मिल जाएंगे। आईटीआईज जानते हो ना, आईटीआई जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कुछ छोटी मोटी टेक्निकल स्किल सीखते हैं। तो बोले उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए और वहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो ट्रेंड फैकल्टीज होने चाहिए, तो उनको अच्छे सजेशन लगे। तो आप देखोगे कि आप जो गांव की समस्या देख रहे हैं, आप देखो ना गांव के लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए ना तो बेहतर नहीं कर सकते, तो हमने सजेशन दिया। तो आप भी ऐसे सजेशंस, इनोवेटिव आइडियाज पहले ही से कलेक्ट रखो कि गांव की समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। और दूसरी आपको बात बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग, आप सभी लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सामने वाले पर्सन को बता दूं कि सर मैं बहुत गरीब घर से आता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत ईमानदार पर्सन हूं, मुझे आप एसडीएम बना दो। ये ऐसा बोलोगे तो आपका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा कि सर हमें एसडीएम बना दो, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन क्या होता है, किसी चीज को बताने का एक तरीका होता है, ये होता है कहानियों के रूप में। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि आप साक्षात्कार को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो, यदि आपको कहानियां कनेक्ट सही से करना आती हैं। तो मैं क्या करता था, मैं अपना बारे में बताता हूं। मुझे सिंपल पता था कि मुझे
जो हमारे सामने बोर्ड है, मेरा बोर्ड शाक्य बोर्ड था, बहुत कम मार्क्स देता है, लेकिन आप अच्छा करोगे तो हर बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 71 मार्क्स मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने स्टोरी, जब भी मुझे मौका मिला, मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे बोर्ड को ये बताना है कि मैं गांव से हूं, बहुत गरीबी से निकला हूं, और मैंने नवोदय से पढ़ाई की है, मैंने सुपर 30 से पढ़ाई की है, इसके बाद मैं IIT में गया हूं और घर से रुपए नहीं लिया है। तो सिंपल, जब भी हमें मौका मिला, पॉवर्टी की बात हुई तो मैंने अपनी कहानी बताना स्टार्ट कर दी, और कैसे सर में इंफॉर्मेशन की बात हुई तो मैंने कैसे नवोदय से कनेक्ट कर दिया। तो आप अपनी कोई भी आपके अंदर अच्छा ही है, आपने कोई अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा, तुरंत उस स्टोरी को कनेक्ट करके अपने बारे में बताओ। और लोगों को आप देखोगे कि स्टोरी सुनना लोगों को थोड़ा फैसिनेटेड लगता है, होता है ना, मजा आता है, इंटरेस्टिंग आता है। और जितना आप इंटरेस्ट क्रिएट कर दोगे, सामने वाले को खुश कर दोगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप देखो ना, इंटरव्यूज लगभग 10 से या 11 बजे स्टार्ट हो जाते हैं प्रयागराज में, और ये लगभग शाम तक चलते हैं। कोई पर्सन 10 बजे बैठा हुआ है और शाम के 6 बजे तक, वो कभी कभी 7-8 भी बज जाते हैं, इतनी देर तक बैठा हुआ बोर नहीं होगा। लेकिन आप उसको बातों इतनी तरीके से आप लगते तो उसको मजा आएगा, यार ये थोड़ा जीवंत पर्सन है, मजा आ रहा है इससे बात करने में, इसको अधिकारी बनने की जरूरत है, तुरंत आपको 70+ मार्क्स मिलेंगे। तो आप स्टोरीज के थ्रू अपनी अच्छाइयों को बताओ, और उसमें फेकनेस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है कि उत्तर प्रदेश के बारे में, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, ईस्टर्न यूपी में क्या दिक्कत है, वेस्टर्न यूपी में क्या दिक्कत है, बुंदेलखंड में क्या दिक्कत है, बुंदेलखंड को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, समझ गए, यूपी की कोई स्कीम्स अच्छी हैं, समझ गए कि इसकी कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आप उन स्कीम को याद करके जाओ, विद डेटा आप रिप्रेजेंट करोगे तो और अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये काम आपको 2 घंटे में आपको ये काम करना है, 2 घंटे बैठ के आपको ये काम करना है, 2 घंटे बैठ के ये काम करना है। और उत्तर प्रदेश को पढ़ने में, इसमें आप कम से कम 1 दिन दो। उत्तर प्रदेश में कि ईस्टर्न यूपी में कोई स्कीम चल रही है, वेस्टर्न यूपी में कोई स्कीम चल रही है, कोई इशू है, कोई समस्या है, समझ गए, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ क्या समस्याएं, इशूज कहाँ पर हैं, कोई दंगा हुआ तो यहाँ क्यों दंगा हुआ है, पूरी जानकारी आपको ये 1 दिन में इकट्ठी कर लेनी है। बुंदेलखंड है तो वहाँ की समस्याएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी स्कीम्स हैं तो कौन कौन सी अच्छी स्कीम चल रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कलेक्ट करना है 1 दिन में। 2-2 घंटे में आप यहाँ करोगे, 1 दिन में यहाँ करोगे, 1 दिन काफी है, आप 1 दिन यहाँ पर दे दीजिए, समझ गए, वन डे, 1 दिन आप यहाँ दे दीजिए और 2-2 घंटे आप यहाँ पर दे दीजिए। इतना करके आपको आज होमवर्क करना है, जो भी लोग आने वाले टाइम में आप जो लोग इंटरव्यूज देने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर पर, हम आ जाते हैं। करंट अफेयर पर आप आओगे तो करंट अफेयर में आपको अच्छी खासी तैयारी करके जाना है। तो आपको करंट अफेयर में कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स में आपको जो रिसेंट के जो इशूज हैं, समझ गए, जैसे आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, अभी देखो क्वेश्चन हमारे पूछने के बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप ये बताइए कि भारत ने अभी अमेरिका से डील की है, तो अब क्या लगता है कि हमें रूस का साथ छोड़ देना चाहिए और अमेरिका का साथ निभाना चाहिए। तो ऐसी जगह पर वो आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाह रहे हैं कि आप कितने मैच्योर अधिकारी बन सकते हैं। सिंपल आपको बताना है कि सर, भारत का पहला जो मोटिव होता है, भारत किसी के साथ में नहीं रहता, जो सही है उसके साथ में रहता है। हमारा पहला जो इंटरेस्ट रहता है वो हमें अपने देश के इंटरेस्ट को, अपने देश के जो बेनिफिट मिल सकते हैं उसके लिए हम काम करते हैं। मुझे अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है सर, अच्छा खासा हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम अमेरिका को गुस्सा नहीं कर सकते। वही रूस से हम कितना बिजनेस करते हैं, आप देखोगे रूस का आप कंपेयर करोगे, अमेरिका का $100+ बिलियन का हमारा ट्रेड है। भाई रूस से हम देखेंगे कि उसके आसपास भी नहीं हम, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि सर, दोस्ती हमारी अच्छी जगह, हमारा दोस्त रूस है, मानते हैं, लेकिन सर हमको अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, हमारे बेनिफिट्स कहां पर हैं। यदि अमेरिका से हमारे बेनिफिट्स हैं तो हमें ट्रेड डील करने की जरूरत है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या लगता है उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा। तो सर, जैसे ट्रेड डील में अभी तो बातें खुल के नहीं बताई गई, लेकिन जैसा अखबारों में बताया गया है कि हमारा बहुत से चीज़ों को फायदा हो सकता है। हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर सकती है, समझ गए, हमारी फार्मा इंडस्ट्री बूम कर सकती है, हमारी लेदर इंडस्ट्री बूम कर सकती है, और इसका फायदा हमारे, समझ गए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील है, तो हमारा जितनी भी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में वो हमारी बूम करेंगे। तो चीज़ों को आपको बैलेंस वे में रखना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि जितने भी इशूज हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जो अभी चल रही हैं, जितनी भी डील्स चल रही हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की जो डील है,
आप इसके बारे में पढ़ो कि इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश पर क्या पड़ेगा, भारत पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी जैसे बांग्लादेश का इशू जो चल रहा है कि बांग्लादेश का अभी देखोगे कि बांग्लादेश के अभी पीएम बने, तो जो नए पर्सन बने वो हमेशा जो पर्सन बहुत एंटी रहता था, एंटी इंडिया, तो उस पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अभी न्योता भारत को दिया गया, तो क्या भारत को जाना चाहिए? तो आपको आंसर देना है। ऑब्वियस सी बात है कि सर बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और जब तक पड़ोसी देश में स्टेबिलिटी नहीं होगी हम ग्रो नहीं कर सकते। अटल जी ने कहा था कि भाई साहब हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी से भारत ग्रोथ चाहता है, भारत को अपनी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अचीव करना है, तो हमारे पूरे रीजन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा सर मेन मकसद है कि हमारे पड़ोसी देशों में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तो हमें जाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। तो आपको एक मैच्योर आंसर देना, और वो कैसे आएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने से आते हैं। अब बोलोगे सर कैसे कर रहे हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जिनको पहले ही से बोलना आता है, तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। समझ गए? जिनको नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, इन चीजों को, सभी के जो इश्यूज हैं अभी चल रहे हैं करंट अफेयर में, जो भी चल रहा है उस पर आप तैयारी करोगे, और उसके लिए आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम आपको 3 मॉक इंटरव्यू देने हैं। 3 मॉक इंटरव्यू देने हैं, आपको ध्यान रखना, 3 मॉक इंटरव्यू देना है। 3 कम से कम मॉक इंटरव्यू दीजिए। इससे कम दोगे दिक्कत होगी आपको। मैं अपना बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा बोलना आता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। जब हम पहली बार देने गए तो उसमें मेरी आई कांटेक्ट ऐसे ऐसे हो रही है। फिर जब दूसरी बार दिया तो सुधार हुआ, तीसरी बार दिया तो परफेक्ट हो गए। और जो मुझे उस लास्ट वाले इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए गए थे, वही सेम मार्क्स मेरे रियल साक्षात्कार में थे। 71 मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, इतने ही मुझे दिए गए थे वहीं पर। तो सेम मार्क्स यहाँ पर डुप्लीकेट होते हैं। तो आप मॉक इंटरव्यूज में आप सही कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आप रियल इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा करेंगे। एक और इश्यूज होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि सर हमारी कोई हॉबी नहीं है, और हॉबी कोई फर्जी हॉबी बना के चले गए। तो हॉबी आप जो बनाते हैं, जो भी आपका शौक है, समझ गए, उसको कैसे करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा काम करना है। रीजन क्या है, कभी भी हॉबी जो होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें ऐसे क्वेश्चंस निकल आए जिसका आपको आंसर ही नहीं पता है। जैसे आपने किसी ने बोल दिया कि हमारी हॉबी है सर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना, तो आपने कहने का मतलब आपने खुद ऐसा उनको डायरेक्शन दे दिया। इंटरव्यू को आपको ऐसे डायरेक्शन में लेगा कि आपको अथाह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छा आप इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इंटरेस्ट आता है, बताइए कहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की जो न्यूज है आप कहाँ से देखते हैं। अब आपको वो देखना पड़ेगा, या तो किसी यूट्यूब का चैनल बताना पड़ेगा। फिर ये पूछेंगे आपने कोई बुक्स पढ़ते हैं, अब आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, हो गए। कोई बेस्ट बुक बताओ जो इंटरनेशनल रिलेशन में लिखी गई हो, आप क्या करोगे। अच्छा जयशंकर जी के बारे में जानते हो, उन्होंने कोई बुक लिखी है, क्या करोगे। फिर और क्वेश्चन बन सकते हैं कि अलग अलग देशों से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी इस ट्रेड, तो आपको ऐसी हॉबी नहीं रखनी है जिसमें अब आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो रखो, सच में है और नॉलेज है तो मैं नहीं मना करूंगा। और आपको वही हॉबी रखनी है जिस पर सिंपल, जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने सिंपल हॉबी रखी थी कि मैं खाली टाइम में बच्चों को पढ़ाता हूं। अब इससे क्या मैसेज जा रहा था, और सच में पढ़ाता था मैं। जब IIT बेचू में था तो वहां पर एक NGO था, समझ गया, काशी उत्कर्ष, तो उसमें मैं जाता था खाली टाइम में। तो सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा कितने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ा चुके थे। हमने बोला सर 400-500 बच्चे लगभग रहते थे, उनको पढ़ाते थे, वही बार बार पढ़ाते थे। बोले अब क्या करते हो, अभी पढ़ाते हो। सर अभी कभी मौका मिलता है तो मैं अपनी दीदी के बच्चों को पढ़ा देता हूँ। तो आपने एक आपने रियल एग्जाम्पल दिया, मतलब आप फेक नहीं कर रहे हो, सच में मैं दीदी के बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब मैं ऑब्वियस सी बात अपने परिवार से शुरुआत की। तो आप क्या कर सकते हो, इससे फायदा क्या होते थे कि एक तो ये पता चलता है कि सर तो उन्होंने बोला आपको क्या इससे मजा आता था, कि सर पहली बात तो ये कि बच्चे जो होते हैं बहुत रियल होते हैं, उनमें फेकनेस नहीं होती है। तो जब आप बच्चों को टाइम दोगे तो आपको भी सीखने को मिलता है, और जिंदगी में थोड़ा मजा आता है कि बच्चे थोड़े हंसी मजाक वाली बात भी करते हैं, कुछ आइडिया भी आपको बता सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। तो आप चीजों को, अपनी हॉबी को ऐसे रिप्रेजेंट करो जिसमें आप कॉन्फिडेंस से आंसर दे पाओ। और मुझे ऐसे लगता है कि जितना आप इंटरव्यू, जो पूरा इंटरव्यू चलेगा, उस इंटरव्यू में आप जितने कॉन्फिडेंस से आंसर देंगे, जितने बॉडी लैंग्वेज से आप आंसर देंगे, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब आप देखोगे कि आपको चार लोग होंगे, लगभग 2 इधर बैठे होंगे, 2 इधर बैठे होंगे, या फ्रंट में 4 से 5 लोग रहते हैं, और या 4 भी रख सकते हैं, या मैं देने गया था तो 2 लोग मेरे राइट में थे, 1 लोग मेरे साइड में थे, और एक फ्रंट पर जो बोर्ड के मेंबर होते हैं मैन, वो साक्य सर हमारे सामने थे।
तो जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग, जैसे कोई इकोनॉमी का कोई प्रोफेसर है तो उसके इकोनॉमी के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई बीटेक किया हुआ है, जैसे मैंने आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन किया, तो वो पर्सन थे वो बीटेक किए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ सिविल इंजीनियरिंग आप पढ़े हैं तो आप बताइए जब जो रेलवे ट्रैक होता है तो वहां पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं। तो ये तो आपको भी पता होगा कि भाई एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। यदि हम उसको कंक्रीट को सॉलिड कर देंगे तो वो तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन उसको हम उस एनर्जी को डिसिपेट करना है तो इसलिए डाले जाते हैं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, और किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो अच्छी बात है, उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन मुझसे, लगभग आप देखोगे मैंने अपने टेलीग्राम पर मैंने अपनी स्क्रिप्ट डाली हुई है, लगभग मैक्सिमम का हमने आंसर दिया था। एक दो ऐसी जगह थी जहां पर मैंने डायरेक्ट बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता, मैं घर जाके पढ़ूंगा और जानूंगा इसके बारे में, समझ गए। तो वो खुश हो गए। तो आप इससे क्या दे रहे हैं, अपने एक अच्छा ही बता दी कि आप ईमानदार भी एक इंसान हो, फेकनेस नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अच्छे से करना है। और कोई आपको दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको कोई भी साक्षात्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है कि सर इस चीज को कैसे हैंडल करना है, तो हम आपको जरूर गाइड करेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, योगी सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो लीजिए, ठीक है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साक्षात्कार देने जा रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छे से आप दे के आइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अच्छे से जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारा जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, आपको अच्छे से बात करनी है। आप 30 मिनट तक अच्छे से बात कर लेते हो, आपके 70+ मार्क्स आ जाएंगे। आपको बात करना है और आपका आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए जैसे आप अपने दोस्तों में बात करते हैं, कि जब आपके 3 दोस्त इधर बैठे हैं तो आप उससे ऐसे बात करें, जिधर से क्वेश्चन आ रहा है आपको आई कांटेक्ट को अच्छे से घुमा के रखना। बहुत इंटरेक्टिव सेशन, ये नहीं कि बात आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आप देख उधर रहे हो चीजें, नहीं, सामने आई कांटेक्ट, और कोई भी बीच में आपको टोकता उसकी तरफ देखना। यस सर, बताइए सर, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाना। तो ये बेसिक जो चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होती हैं, तो ये है, तो इनको आप कर लेना। तो ये हमारा है, तो हमने ये हमने साक्षात्कार की बातों को कवर कर लिया। एक इन्फॉर्मेशन और मुझे देना है आप सभी लोगों को, जो भी हमारे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस की, ठीक है, और स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, जस्ट फ्रेशर हैं, अभी कॉलेज में है या कॉलेज से पास आउट हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमसे तैयारी करें, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ 20.0, तो ये हमारा आरंभ बैच है जो फाउंडेशन बैच है। आप स्टडी आईक्यू को गूगल करो और स्टडी आईक्यू की साइट पर जाइए, आप यूपीपीसीएस आरंभ 20.0 को सर्च करिए, आप इसको बाय नाउ करेंगे और कोड आप हमारा यूज कर सकते हैं। कोड क्या है, योगी लाइव। आप इस कोड को लगाइए, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। और आज की डेट की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा कि कल पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया, समझ गए। कल के मैच में बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसी के कारण हमारी विक्ट्री सेल चल रही है आज के लिए केवल है। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट चाहते हैं, और अच्छा खासा आपको ऑफर मिला है आज के लिए, 50% से ज़्यादा ऑफ है, तो उस विक्ट्री सेल का ऑफर उठाइए और इस कोड को लगा के आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आरंभ 20.0। और भी बैच हैं, आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे आलेखन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ को आप ज्वाइन करोगे तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।